नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। वीडियो की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के दिल्ली से ही तय होंगे लोकसभा टिकट और चेहरों से लेकर सब कुछ दिल्ली तय करेगी। बी डी शर्मा का बड़ा बयान। टिकट वितरण को लेकर दिल्ली हाईकमान तय करेगा कब विचार शुरू करना है। यह हाईकमान तय करेगा कब टिकट पर विचार करना है। यह हाईकमान तय करेगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये केंद्रित नेतृत्व तय करेगा। टिकट वितरण में चौंकाने के सवाल पर बोली कुछ भी हो सकता है। आपकी पार्टी की आत्मा वैसी की वैसी बनी रहे, इसकी क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी की आत्मा हमेशा जैसी है उससे और ताकतवर बनेगी। वैचारिक रूप से और हम प्रतिबद्ध होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है। ये भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों पर, परिवारों पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी के विचार पर काम करने वाला दल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारी राज्यों की सरकारें अपने नीति का निर्माण करती है, तब भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और जिनके पास विचार होता है तो चाहे कोई दल हो, चाहे कोई संस्था हो, वो आगे ही बढ़ती है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी विराट समुद्र है। इस समुद्र के अंदर जिनको आना चाहते हैं वो आकर के अपने आप को डुबकी लगा करके, अगर उन्हें लगता है कि देश के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं स्फूर्ति के साथ, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। भाजपा अपने विचार पर प्रतिबद्ध होकर के ही काम करेगी। बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कुछ कहता है तो वो ट्रांसपेरेंसी से लेकर के कानूनन जो आवश्यक है उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय की जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, मुझे लगता है कि वो तो हर दल को उसका पालन करना चाहिए। अतुल जी पूछे। कुछ भी हो सकता है। चुनाव की रणनीतिक तैयारी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी योजनाबद्ध तरीके से लड़ती है और कोई भी चुनाव कितना ही सकारात्मक वातावरण हो, भारतीय जनता पार्टी अपने प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ही लड़ती है। इसलिए मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने ये बात भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, लोग कह रहे हैं कि इतना भाजपा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना। अमित शाह जी की कुशल रणनीति का हिस्सा ही है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना। इसलिए झाबुआ में कहा कि हर बूथ पर 370 वोट पड़ाना। तो इसलिए ये भी चुनाव रणनीति का हिस्सा, जैसे विधानसभा में हुआ था। केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा कि रणनीतिक तैयारी में क्या करना चाहिए, वो सारे कदम हमारा नेतृत्व उठाएगा। प्रकाश तिवारी, क्या अयोध्या और काशी के बाद मथुरा भी रहने वाला है? अब इसके बारे में तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब समाज, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो समाज की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, तो इसके बारे में मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसा कुछ होगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री तो लगातार यूएई के अंदर, अभी मुझे लगता है कि इतना भव्य मंदिर का लोकार्पण करके माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और भी कई देशों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में भारत के आध्यात्म को शक्ति और ताकत देने का काम किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसी कोई चीज, इस पर कोई चर्चा होगी नहीं होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, इसका जश्न जरूर मुझे लगता है कि मनेगा। और इस पर पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद जरूर करेगा। इसके बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जब उनको ये लगेगा कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तो सतत चलती रहती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को जब लगेगा कि अब हमें प्रत्याशी घोषित करना है, तो मुझे लगता है कि उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय करेगा। उमेश जी, प्रमुख कोर एजेंडा क्या है अधिवेशन का? कोर एजेंडा, टॉप प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक
तंत्र, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर आयोजित है, तो संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण के साथ प्रत्येक बूथ के मजबूती का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जो पूरे देश के अंदर जिसको लेकर के हमने काम किया है, उसके आधार पर आगामी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी झाबुआ के एक विराट सभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जड़ी बूटी में दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 370 सीटें जीतेगी, तो हर बूथ पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे अभी तक के मिले हुए बूथ पर सर्वाधिक वोटों से 370 प्लस कैसे करेंगे और 370 सीटें जीत करके कमल का फूल इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन तो 400 के पार लोग भी कह रहे हैं और आज इस पर विपक्ष भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए तो 400 पार के पार जा रहा है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, जो हमने 10% कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसे 370 वोट का हमारा टारगेट हर बूथ पर है। तो संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस बार के चुनाव में इतिहास बनाए, इस संकल्प के साथ अधिवेशन होगा। राजीव भाई, मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन प्रारंभ करें। आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है, लेकिन मैं बड़े ही क्षमा प्रार्थना के साथ, और मैं कॉज भी बता देता हूँ, मैं बेटी का आज सुबह, क्योंकि सोते समय ही उसका एक्सरे वगैरह हो सकता था, मैं उसको लेकर के गया तो डॉक्टर ने काफ़ी समय, तो इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि मैं 1-8 घंटे लेट रहूँगा, तो इसलिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज विशेष तौर पर, चूँकि वो आज यहाँ पर मेरे साथ अभी थे, तो इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी भी हमारे साथ हैं, बाकी तो सबको आप जानते ही हैं। विशेष तौर पर ये पत्रकार वार्ता दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन कल 17 और 18 तारीख को आयोजित है, इसको लेकर के मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में उद्घाटन सत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी देश भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित करेंगे और साथ ही समापन सत्र होगा राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए, हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। चल रही है सर कि वो, चलिए वीरेंद्र जी पूछिए, माधव जी रुकिए, वीरेंद्र जी पूछिए। अब ये तो जब हो जाएगा तब आप बिल्कुल देखिए। मेरा भी इससे जुड़ा हुआ था कि कितना गंभीर प्रस्ताव कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से आपके पास आया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी स्वागत है उनका, सरवन जी पूछिए, बिल्कुल स्वागत है उनका। सरवन जी पूछिए, छोटा प्रश्न।
अनुराग प्रकाश जी। पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में खासतौर पर मालवांचल की बात करें, गौशाला विवाद आपकी पार्टी में उठता रहा है और आरएसएस की इस बात को उठाता रहा है। इस चुनाव में क्या ये विषय आएगा और खासतौर पर ये जो मीटिंग हो रही है क्या मध्य प्रदेश में इस विषय आएगा? हर राज्य का इस अधिवेशन में हर राज्य का अपना प्रेजेंटेशन मैंने भी तैयार करके रखा है, राघवेंद्र जी बता देंगे जरा। हर राज्य की अपनी रिपोर्ट। वैसे आप देखते भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है और इस अधिवेशन में भी मध्य प्रदेश राज्य में सभी राज्यों की रिपोर्ट, केवल एक राज्य नहीं, सभी राज्यों की रिपोर्ट काम के आधार पर जो हुआ है उन सारी चीज़ों का प्रस्तुतिकरण अधिवेशन में होता है और इसलिए मध्य प्रदेश की भी चर्चा होती है, देश के अन्य राज्यों की भी चर्चा होती है। और रहा भोजशाला के बारे में जो आपने कहा, भोजशाला का जो इशू है अभी न्यायालय के विचाराधीन है और उस पर मुझे लगता है कि जो आवश्यक कदम होंगे वो कानूनन उठाने का जो प्रयास है वो तो होगा ही, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे जो प्रतीक थे, चाहे वो गुलामी के प्रतीक हों, चाहे देश को चोट करने वाले प्रतीक रहे हों, ऐसे सभी प्रतीकों को समाप्त करने का काम भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। योगेंद्र चंद्र जी। सभी इनवाइटेड है, तो इसमें तो कोई जो भारत, मैंने कहा ना आपको, प्रदेश के वर्किंग कमेटी, प्रदेश के ऑफिस बीयर्स, कोर कमेटी, जो मैंने आपको उल्लेख किया है कि प्रदेश के पदाधिकारी, कोर कमेटी और बाकी जो हमारी क्राइटेरिया में जो चीजें उसमें जो भी आएंगे वो सभी उपस्थित हैं। मनोज सैनी जी। किसको ब्लॉक करने का? डेमोक्रेसी को। कांग्रेस अगर ये कहे कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक करना है तो ये तो कांग्रेस, ये देश का इतिहास कहता है कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक ही नहीं, डेमोक्रेसी को क्रश किसी ने किया, लोकतंत्र की गले घोटने का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कांग्रेस ने किया है। और वो जानते भी है कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से शुचिता लाने के लिए आप सामने आइए ना, सही क्या है और गलत क्या है। देखिए कोई भी संस्थान, सीबीआई होगा, आईबी होगा, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं वो डेमोक्रेसी में संवैधानिक अधिकारों के साथ उस पर वो काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस तो किसी भी चीज को इसी रूप से इसलिए जोड़ती है कि कांग्रेस का अस्तित्व देश के अंदर अब बचा नहीं है, तो वो केवल आरोप प्रत्यारोप करने तक ही सीमित बची है। संजय जी पूछिए। अतुल जी प्रश्न पूछिए। अतुल जी प्रश्न पूछिए। सर, लोकसभा चुनाव में किन नेताओं को मध्य प्रदेश से उतारा जाएगा? क्या पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्र से आए तो सभी चुनाव से उतारे जाएंगे? मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार का निर्णय करने का काम पार्लियामेंट बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, हमारा जो नेतृत्व वो तय करेगा कौन कार्यकर्ता को कहाँ चुनाव लड़ाना है। विजय पूछिए। चुनाव आयोग जो लागू हुआ था, क्या वो प्रेजेंटेशन भी वहाँ आप लोग देंगे राष्ट्रीय अधिवेशन में? इस पर बूथ लेवल पर जो काम लोकसभा की दृष्टि से हुए हैं और हम अभी जो कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान का इतना बड़ा प्रतिशत है कि आज मैं आपके सामने दो छोटी सी घटनाएं बताना चाहता हूं। मीडिया के मित्र, जो मौका मिल गया मैं बता देता हूं। मैं अभी राधोगढ़ में गया था, 24 घंटे से ज्यादा रुका, वहां रात को रुका था। एक हमारे सरपंच है, बूथ के अध्यक्ष। मैं सुबह चाय पीने के लिए गया, व्यायाम योग वगैरह करने के बाद चाय चौपाल मतलब चौराहे पर चाय की दुकान, छोटे से गांव में चाय पीते हुए जब मैंने वहां के एक व्यक्ति से बात की, जो चाय वाला था, मैंने कहा आप पेमेंट जो है डिजिटली लेंगे? वो तो इतना खुश हो गया, उसने फट से ला के रखा कि ये देखिए मैं तो डिजिटली पेमेंट लेता हूँ। एक छोटे से गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, जिस भारत को करप्शन फ्री इंडिया की तरफ ले जाना चाहते हैं, उस पर वो देखते हैं कि एक छोटा सा चाय वाला भी आज डिजिटल पेमेंट ले रहा है। ये नए भारत का निर्माण है। एक छोटी सी घटना और मैं उसी गांव की बताता हूं।
मैं संपर्क करते हुए पैम्पलेट लेकर के हम गांव की गली में घूम रहे थे, एक साइकिल पर ये जो बिस्किट गोली पोला वोला बेचने वाले जो गांव के लोग रहते हैं, साइकिल पर वो बेच रहा था। मैंने उसको पैम्पलेट दिया और बात की। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। उसको जब मैंने बात करते करते कहा कि मैंने कितना तुमको मिल जाता है, वो कहता है 350-400 रुपए दिन में हम कमा लेते हैं। मैंने कहा एक प्रधानमंत्री जी ने जो स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं, और 10 जमा करोगे तो 20 देंगे, और 20 जमा करोगे तो 50 देंगे। तो इसमें अगर तुमको लाभ लेना है तो तुम्हारा ये जो काम है वो और अच्छा बढ़ेगा। आप कल्पना करेंगे, वो आदमी मुझे कहता है कि भाई साहब मैं 50,000 दे चुका हूँ। ये मैं कोई केवल इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाजपा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इस प्रकार के भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है। तो इसलिए इस दिशा में गांव चलो अभियान, गांव गांव में ये बूथ का ही अभियान है। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना। अभी 25 तारीख से 4 तारीख तक हमारा हितग्राहियों से संपर्क अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश 3 दिन करेगा, एक एक कार्यकर्ता जाएगा। प्रधानमंत्री हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के सारे लोग गांव चलो अभियान में जमीन पर गए। आगामी आने वाले जो हमारी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, देश के अंदर 6 करोड़ हितग्राहियों से 25 लाख कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। तो ये बूथ ही हमारा मूल है और यही हमारी ताकत है, और हितग्राही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हमारी ताकत है। आप सभी को स्वागत। इसके बारे में भी कोई भी निर्णय होना है तो ये केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। संजीव जी पूछिए। कल दोपहर से 17 फरवरी से 11 बजे से शुरू होगा। 3 बजे उद्घाटन सत्र होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के समापन संबोधन के साथ समाप्त होगा। इस अधिवेशन में मुख्य तौर पर देश भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जैसे मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, यानी नगर पंचायत से लेकर के ऊपर के सारे प्रतिनिधि सांसद तक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी प्रदेश की वर्किंग कमेटी, प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर मोर्चों के अध्यक्ष, ऐसे सभी कार्यकर्ता, तो लगभग मध्य प्रदेश से 1226 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से अपेक्षित हैं। वो सभी आज रात तक और कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचेंगे। उनकी तैयारी की दृष्टि से सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपेक्षित प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सांसद, राज्यसभा लोकसभा विधायक, पूर्व सांसद, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, कोर कमेटी, अनुशासन समिति, वित्त समिति, चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष। चुनाव की दृष्टि से हमने जो रचना बनाई है क्लस्टर, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 7 क्लस्टर हैं, उनमें 4 लोकसभाएं हैं एक क्लस्टर में, भोपाल में केवल 5 हैं। तो ऐसे क्लस्टर के हमारे जो प्रभारी बने वो लोकसभा के हमारे प्रभारी बने हैं, लोकसभा के संयोजक हैं, लोकसभा के विस्तारक हैं। ये जो हमारी लोकसभा की एक टोली है ये इसमें अपेक्षित रहेगी। प्रदेश मीडिया के संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया और IT के संयोजक इसमें अपेक्षित हैं। मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री, प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, ये हमारी जिले की टीम है, वो भी इसमें अपेक्षित है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपेक्षित हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपेक्षित हैं। कई जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अभी कल तक ही सदस्यता ग्रहण की है, तो ऐसे लोगों को भी अपेक्षित, हमने उन सबको भी, सम्मानित अध्यक्षों को भी अपेक्षित किया है। राज्य स्तरीय बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब इसमें आपका प्रश्न आएगा कि सभी निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को अभी भंग किया है। भंग जरूर किया है, लेकिन क्योंकि पहले से इस सूची के अंदर, क्योंकि उस कैटेगरी के, उस स्टेटस के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए अभी अधिवेशन में वो रहेंगे, अधिवेशन में अपेक्षित हैं और वो अधिवेशन में उपस्थित भी रहेंगे।
बाद में नियुक्तियों का जो विषय है वो बाद में इसको लेकर के होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारियों की कुल अपेक्षित संख्या 1226 है। तो इस प्रकार से लगभग देश भर के जो कार्यकर्ता इस अधिवेशन में अपेक्षित रहेंगे वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों को मिलाकर के एक 12 से 15 हज़ार के करीब संख्या देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इस आगामी आने वाले कल और परसों के इस अधिवेशन में हमें मार्गदर्शन तो देंगे ही, आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन सारे मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा तो करेंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई बड़े अभियानों के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक अधिवेशन दिल्ली के अंदर होगा। तो इस प्रकार से आज मुख्य तौर पर हालांकि मध्य प्रदेश में इसका असर नहीं दिख रहा है, किसानों को कोई संदेश देना चाहिए। देखिए, सरकार संवेदनशील है, ये किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है वो आज तक के राजनीतिक इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए बहुत संकल्पित होकर के किसानों के हितों के लिए जो आवश्यक होगा, सरकार का किसान संगठनों के साथ संवाद जारी है और मुझे लगता है कि उचित किसान और सरकार इस पर उचित निर्णय आपस में बैठ करके करेंगे। विवेक पंडिया जी, इस दिशा में बहुत स्पष्ट तौर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमने टारगेट लिया था, माननीय अमित शाह जी का हमें ये टास्क था 10% वोट बढ़ाना, हम 8% तक पहुंचे। लोकसभा में भी 58% वोट मध्य प्रदेश के अंदर मिला। आपको ध्यान में होगा, मैंने पहले ही कहा था हम इसमें 10% का इजाफा करके 68 से 70% वोट लेकर के जाना। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया टास्क दिया है, हर बूथ पर 370। तो ये 370 वोट का हमारा जो टास्क है वो कितना ही परसेंटेज उसका बनेगा, लेकिन हम 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर है और मध्य प्रदेश के अंदर भी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात 26 वर्षीय जवान ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। जवान का नाम अश्विनी कुमार पटेल है, जो कि धनवंतरी नगर चौकी अंतर्गत कुगमा गांव के रहने वाले हैं। मृतक जवान अश्विनी कुमार की कुछ दिनों बाद शादी होनी थी। 2 दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी और घर में हंसी खुशी का माहौल था। अश्विनी 3 भाई थे। 3 साल पहले ही उनकी BSF में जॉब लगी थी। हेलो, हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक।
लाइट दी थी लगान दे ठेरों में आ गई देख लाइट दी अरे भाई छोड़ है लग चुका है लगा लेने टायर में तो लगा ले आगे बढ़ लाइन रेडी एक राउंड हाय एक छह लाइन रेडी एक राउंड हाय लगा दे Good! Extra! ले भैया जैसे बढ़िया लग नहीं थोड़ी सी वीडियो करने पाए इसके पीछे जाना है ना यार बोल तो ले बात दो मिनट नीचे रख दी अबे लाइट हां बोल लग है हां चल बाजू नहीं अच्छा वो और चटका भी गया हां दो राइट साइड राजेश वही ऐसे घूमते जाओ सब जवाई लो ना जवाई नहीं मारो तो बल्लू लाओ कमर मारन दो ना अलग तो चाचा भैया केला दीजिए कि बीएसएफ के जवान ने ट्रेन से कट के आत्महत्या की है, क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? कल गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। कल अश्वनी कुमार पटेल उम्र 26 साल के गुम हो जाने की सूचना उनके पिता खरगलाल पटेल जी के द्वारा दी गई थी, जिस पे विधिवत कार्रवाई की गई। उस पर जांच पड़ताल करने के दौरान यह बात सामने आई कि अश्वनी पटेल बीएसएफ में जवान थे, जो अभी विगत 1 माह की छुट्टी अपनी शादी कराने के लिए आए हुए थे। शादी उनकी मुड़िया गांव पनागर थाना क्षेत्र में लगी थी, रिंग सेरेमनी भी हो गई थी। कल वो लगभग 9:30 बजे के आसपास भेड़ाघाट घूमने कहकर मोटरसाइकिल से निकले थे। 1:30 बजे तक उनकी मां से चर्चा हुई। तदुपरांत लगभग 7:30 बजे के आसपास उनके पिता के द्वारा बताया गया कि वो अभी तक नहीं लौटे हैं, संदेह हो रहा है। इस आधार पर उनके मोबाइल का टावर लोकेशन लिया गया तो पता चला कि 5:30 बजे उनका मोबाइल भेड़ाघाट रोड पर बंद हो गया है। उनकी तलाश जब सघनता से की गई भेड़ाघाट टीम के द्वारा और धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के द्वारा, तो रेलवे ट्रैक जो बहदन रोड पे जाता है, वहां रेलवे ट्रैक के बीचों बीच उनकी लाश गर्दन से कटी हुई पाई गई और प्राथमिक कार्रवाई जांच भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा की जाकर आज उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत चूंकि वो एक सेना में भर्ती थे और सेना के जवान थे, तो उनका गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है और उनके डिप्टी कमांडेंट साहब, उनका पूरा स्टाफ भी आया था। आज उनका फ्यूनरल भी हो गया है। इस जांच में अभी तक ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि किन कारणों से उनके द्वारा ये इंसिडेंट हुआ है।
प्रदेशवासियों को मेरी ओर से नर्मदा जयंती की हार्दिक बधाई। मां नर्मदा जी पूरे देश और प्रदेश के लिए अपनी कृपा बरसाए रखें। मां नर्मदा माता जी मध्य प्रदेश में और गुजरात की जीवनदायिनी है। मां नर्मदा जी के कारण से ही मालवा क्षेत्र आज पुनः हरा भरा हो रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में विकास का ग्राफ बढ़ रहा है। मां नर्मदा जी की कृपा सदैव ऐसे ही बनी रहे। मां नर्मदा जी सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहे। माइक का बन माइक देखो पंडित जी को है कुछ आवाज तो आए पंडित जी को माइक दिलवा दीजिए। हाँ कुछ आवाज भी है ना कुछ भी नहीं हाथ किसी को जोड़ा माइक वो जगह बोल देना है उसको। देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई, हार्दिक बधाई। मां नर्मदे पूरे प्रदेश और देश पे ही कृपा बरसाए। हम सब जानते हैं कि नर्मदा माता जी तो एक तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी नर्मदा जी के कारण से ही ये पूरा क्षेत्र और खास करके मध्य प्रदेश का वर्तमान का विकास का जो ग्राफ पड़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान मां नर्मदा का है। मालवा तक नर्मदा जी के कारण से आज पुनः हरा भरा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आज अमरकंटक में मैं यहाँ स्थान के और दर्शन के और खास करके दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था। माता जी के दर्शन करने आया, पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे मां नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे और मां नर्मदा जी सदैव मुस्कुराती रहे। कांग्रेस के जबलपुर लोकसभा प्रभारी सुखदेव पांसे आज जबलपुर पहुंचे। उनका ये शहर प्रवास दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए नहीं बल्कि हाल ही में कांग्रेस में मचे अंदरूनी भूचाल की वजह से हुआ है। विगत दिनों महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद नगर सत्ता में परिवर्तन हुआ और नगर अध्यक्ष को भी कांग्रेस खो बैठी है। हम बाहर थे भैया, हम 8 से बात कर रहे हैं। अभी चालू नहीं हुई है, चालू नहीं हुई। विराट रोड वाला समझ। हाँ 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 मेरे भैया जितेंद्र राज।
आपने कल एक मुद्दा उठाया वही वाले ये अभी तक हजारों लोगों को आना है लोकसभा चुनाव सामने किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो चले जाते हैं और जो संघर्ष करने वाला नेता होता है, कार्यकर्ता हो, वो पार्टी के साथ खड़ा रहता है। ऐसे कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन कठिन विषम परिस्थितियों में जो खड़ा रहता है उसका हमेशा सम्मान रहता है। और आज हार जरूर हुई, चुनाव हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारे। तो 10-15 दिनों सीएम साहब की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, ऐसे में किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, जो महापौर है वो कांग्रेस के मैंडेट पे जीते थे और इसलिए उन्होंने गलत किया है और अब बड़बोलेपन से कुछ काम नहीं होता। जो हकीकत है सामने आ जाएगी कुछ दिनों में। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जहां लोकसभा प्रत्याशी का चयन आपको करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष और नगर अध्यक्ष की मजबूरी कहीं ना कहीं जो वर्तमान हालात है उसके चलते आपको करनी पड़ रही है। आगामी लक्ष्य लोकसभा का, देखिए, लोकसभा की तैयारियों के लिए मैं 3 दिन यहाँ रहा। अभी एक सप्ताह पहले मैं हर विधानसभा वाइज हमारे ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और वरिष्ठ नेताओं से हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किए, हर विधानसभा में किए और लगातार बैठकें जारी है। जो रिपोर्ट्स यहाँ से जाएगी उसके आधार पर हाईकमान निर्णय लेंगे लोकसभा का। जिम्मेदारी भी आपको दी गई, किस तरीके से अभी इनिशिएट करेंगे काम? पार्टी के निर्देशानुसार हम आज जबलपुर में हमारे पार्षद दल की बैठक लेने आए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी चयन है और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का भी के बारे में सारे वरिष्ठ नेताओं से, पार्षदों से व्यक्तिगत चर्चा भी करेंगे और सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर, आम कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सारी विचार विमर्श के बाद यह रिपोर्ट हम प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी को सौंपेंगे और फिर जो सर्वसम्मति से जो यहाँ के रायशुमारी में निर्णय आएगा, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्षद साथियों के समन्वय के साथ इसका निराकरण हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। सर, जिस तरह का मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने 13 फरवरी को मध्य प्रदेश स्तर पर रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के माध्यम से युवाओं को रोजगार, महिला असुरक्षा और आदिवासी अत्याचार को लेकर आंदोलन किया था। प्रदेश अध्यक्ष एवं झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं में भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ करती आ रही है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से युवाओं के हक का मर्दन कर रही है। सरकार ने पहले सेवानिवृत्त की आयु 68 से 60 वर्ष की, कुछ 58 से 60 वर्ष की कुछ वर्षों बाद उसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है और अब सरकार इसे 65 वर्ष करने जा रही है। चालू है हमारे एक ऐसे व्यक्ति ने जो हमारी आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको कहीं ना कहीं मैनेज किया और मैंने तो जेल के बाहर जैसे ही हमको निकाला, पूरा सन्नाटा, पुलिस वाले भी नहीं दिख रहे थे, तो कुछ भी हो सकता था। ना मेरे पास कोई मोबाइल था, ना मेरे को कोई लेने आया था, तो ऐसी क्या जल्दी थी? कम से कम मेरे लोगों को भी सूचना कर देते कि आप एक गाड़ी लेकर आ जाओ, गाड़ी से जो सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं वो साथ में आकर हम लोग निकल जाते। अब सेंट्रल जेल के बाहर खुला छोड़ दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने अपनी जवाबदारी से पलटा झाड़ लिया। बहुत बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी चूक है। एक एमएलए, एक विधायक के साथ अगर इस तरह का बर्ताव
ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतनी दर्द जो था, मैं जब वहां पर सुप्रिंटेंडेंट जेलर से बात कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है उनको किसी ने ऊपर से जबरदस्त डंडा कर रखा है कि आप तो अभी जाइए। हमने बोला कि कल सुबह चले जाएंगे, हमने तो जमानत ली नहीं है, हमने किसी तरह का मुचलका भरा नहीं है, फिर उन्हें किस आधार पर आप जेल से बाहर कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी आपको आदेश हो गए, हमने साइन कर दिया, हमने सब कर दिया, आपको बाहर जाना है। पहली बार ये नियम नहीं कहता, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एमएलए हूं, प्रोटोकॉल, तो कम से कम मुझे मेरे लोगों को तो सूचित करने का अवसर देना था। वहां ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे जेल से बाहर कर दिया, वहां कोई लेने के लिए नहीं। वहां अगर कोई अपराधी होता, कोई चोर होता, कोई आपराधिक तत्व होते, कोई किसी तरह का हमला कर देता, इसके लिए जवाबदार कौन रहता? मैं अकेला अपने 2 साथियों के साथ वहां बाहर खड़ा, हमारे पास न मोबाइल था, हमारे पास कुछ नहीं था। वो तो एक दिन पहले रिहा हुआ हमारे पहले, तो उसके माध्यम से हमने अपने लोगों को सूचना करी कि कम से कम हम यहाँ निकल गए, हमको कोई लेने तो आ जाए। तो इस तरह की जो लापरवाही इन्हें करी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और प्रशासन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस दोनों के अकाउंट सीज हुए थे, उसके बाद बंद कर दिया। ये बताते हैं कि ये कितने घबराए हुए हैं। देखिए, तानाशाह जब घबराता है तो इस तरह की हरकत करता है, और देश में जिस तरह से तानाशाही स्थापित हो रही है हम सब देख रहे हैं। ये बोलने में बिल्कुल भी मेरे को किसी भी तरह की हिचक नहीं है कि मध्य प्रदेश भी केंद्र शासित राज्य बन गया है। कोई भी निर्णय मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में नहीं होता है, दिल्ली से जब तक की लाइन नहीं आती है। तो पूरे देश को जिस तरह से तानाशाही के तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई के नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं खुद को आईटी का नोटिस दिया गया, 21 तारीख को मुझे पेश होने का बोला गया है, 21 तारीख को 12 बजे पेश होना दिल्ली के लिए बोला गया है। तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दे उठाएगा, जो लड़ाई लड़ेगा, जो जमीन पर संघर्ष करेगा, उसको किसी भी तरह डराओ धमकाओ। अगर उसको डरा नहीं पा रहे हो तो उसके पैसे के दम पर उसको जेल भेजो। और अकाउंट सीज करना ये कहीं भी सही तरीका नहीं है। आपको लगता है फाइन करिए, अगर किसी ने कुछ गलत करा है हम कोर्ट में उसका जवाब देंगे, पर पैसे से तोड़ना, मानसिक रूप से तोड़ना और लालच से तोड़ना, ये राजनीति नहीं होती। ये गलत तरह की राजनीति इस देश में जन्म ले रही है और इसका जबरदस्त खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। भोपाल से खबर है, जीतू पटवारी ने नरेंद्र मोदी को बताया किसान विरोधी। किसान आंदोलन को लेकर जीतू पटवारी का बड़ा बयान। 2014 में मोदी सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। एमपी में भी चुनाव से पहले किए गए वादों को भूल गई सरकार। मनीष का आह्वान किया गया है एमएसपी को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सलमान क्या कर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी आईडी दिखाओ भाई। 2014 में किसानों से वादे किए थे। नीचे करो आईडी, आप नीचे करो यार। आरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमल करे। अरे साइड आईडी घुमा दे, डिजिटल कर। किसानों के 2022 तक जो आमदनी थी वो दुगनी करेगी। इस सरकार ने किस तरह का तांडव रचाया है। जब 3 काले कानून आए पूरे देश में, किसान आंदोलित हुए, तब एमएसपी की वापस कानून लिए, तब एमएसपी की बात की थी, एक शब्द नहीं बोला। मध्य प्रदेश में 3100 रुपए धान की कीमत, 2700 रुपए। अरे सर नीचे कर लो। गेहूं की कीमत की बात हुई थी, उस पर एक शब्द भी आज तक ये सरकार नहीं बोली। अब किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनको यातनाएं दी जा रही है। किसान जब हड़ताल नहीं करेगा तो करेगा क्या? और एक लाइन में सारी बात का सारे किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। सर बार रूम का भी आज उद्घाटन किया गया। BSNL
एम्प्लॉयज यूनियन भोपाल द्वारा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूरे देश भर में किया गया। कर्मचारी की मांगे इस प्रकार हैं। मांग पत्र पहला, वेतन संशोधन का तुरंत निपटारा करें। वहीं 6 BSNL कर्मचारी यूनियन राव की समस्या का अविलंब समाधान करें। दूसरा, BSNL की कमजोर मत करो, BSNL की तत्काल 4G और 5G लॉन्चिंग सुनिश्चित करें इत्यादि रही। बंद करो, बंद करो, बंद करो। BSNL कर्मियों करने वाली नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। BSNL 4G 5G सेवा शुरू करो, आज करो, अभी करो। BSNL 4G 5G सेवा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। BSNL 4G 5G सेवा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नैन एक्टिविटी की पदोन्नति प्रोमोशन लागू करो, आज करो, अभी करो। नॉन एक्टिविटी पॉलिसी लागू करो, आज करो, अभी करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। BSNL कर्मियों करने वाली नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। BSNL 4G 5G सेवा शुरू करो, आज करो, अभी करो। BSNL 4G 5G सेवा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। BSNL 4G 5G सेवा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नैन एक्टिविटी की पदोन्नति प्रोमोशन लागू करो, आज करो, अभी करो। नॉन एक्टिविटी पॉलिसी लागू करो, आज करो, अभी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर एकता जिंदाबाद। सर नाम बताइए। जिंदाबाद। धरना साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। BSNL के नाक खुदाओ, होश में आओ, होश में आओ। BSNL के नाक खुदाओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। अरे वेतन संशोधन लागू करो, आज करो, अभी करो। वेतन संशोधन लागू करो, आज करो, अभी करो। जिंदाबाद BSNL जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BSNL जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर नाम बताइए सर। मैं साहबुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी BSNL एम्प्लॉय यूनियन भोपाल। और हमारे मतलब ABD PA एवं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेबर मतलब ये तीनों साथ में हैं। आज ये जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, हमारी CHQ दिल्ली के आदेश हैं कि हमारे वेतन संशोधन का है और दूसरा जो है ना हमारा पेंशनर का है। दूसरा मतलब हमारे जो BSNL को बर्बाद कर रहे हैं, 4G 5G अभी तक नहीं दिया। बोला था कि हम सितंबर में दे देंगे 2023 में, अभी तक नहीं दिया। एक एक लगा रहे हैं नाम के लिए कि हाँ दे रहे हैं, अभी तक नहीं दिया। इसी कारण हमारे दिल्ली से जो भी हमारे CHQ से आदेश होते हैं, हम लोगों के लिए हड़ताल, आज के एक दिन की हड़ताल के लिए हमारे संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था वहाँ से दिल्ली से CHQ ने। हम लोग वो जो है ना आज इसीलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी मांगे पूरी जितनी भी हैं 11 मांगे हैं हमारे पास। मतलब हमारे कैजुअल लेबर का भी है 26,000 इनकी भी मतलब न्यूनतम वेतन करी जाए, मगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जब से गवर्नमेंट आई है आज मतलब 2014 से हमारा हर PSU को नुकसान के अलावा आज तक कुछ नहीं हो रहा है। टोटल नुकसान करते चली जा रही, बेचते जा रही है, प्राइवेट को मतलब प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं। इसलिए हमारे CHQ BSNL एम्प्लॉय यूनियन के हमारे महासचिव श्री PM मन्नू जी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेबर के और आपके इनके ABD PA के सभी लोग साथियों ने वहाँ पे एक आह्वान किया कि एक दिन की हड़ताल करी जाए। अभी हमारी CC मीटिंग जो है ना 4 तारीख को उज्जैन में हुई थी, उसमें भी निर्णय लिया गया था कि जो है ना एक दिन की हड़ताल की जाए। और साथियों हम तो ये जानते हैं कि हम लोगों को अगर और भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो एक दिन की है, आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो भी जो भी आदेश हमारे CHQ को लीडर करेंगे, हमारे सीनियर करेंगे, हमारे सर्किल करेगी, वो इसके लिए हम लोग आगे। आज का ये आंदोलन CHQ के आह्वान पर किया गया है, जिसमें विभिन्न मांगों के ऊपर 11 मांग हैं, उसके ऊपर ये आंदोलन किया जा रहा है। तो ये बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन है। तो इसमें मुख्य मांगे हमारी है, एक 2017 से वेतन रिवीजन होना चाहिए, BSNL को 4G 5G सेवा देना जरूरी है, न्यूनतम वेतन मतलब श्रमिकों को वेतन निर्धारित होना चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी लागू होना चाहिए। इसके अलावा अन्य बहुत सी मांगे हैं, जो मेन मांग तो ये मुख्य है, बाकी और भी मांग है। इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। तो जिसमें आज भोपाल में हमारे ये सफल आंदोलन रहा है, ये पूरे ऑल इंडिया में सभी जगह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसी के साथ सबसे जटिल समस्या तो ये है 2017 में हमारा पे रिवाइजन होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। और आज हम लोग रिटायर हुए आज सब सीनियर सिटीजन से हैं, जिनका पेंशन रिवीजन होना चाहिए तो 2017 से वो आज तक नहीं हुआ है।
कुछ तो लोग बेचारे ऊपर चले गए हैं, कुछ बाकी हैं। ये गवर्नमेंट पता नहीं पेंशन यूनियन क्यों नहीं दे रही है। BSNL को ये सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं कि हम BSNL को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन BSNL को ये लोग घाटे में यही ले जा रहे हैं ताकि थर्ड PRC देने के लिए सरकार राजी नहीं होगी। धन्यवाद। धौलपुर की लाटगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उजारपुरवा गली नंबर 2 के पास मेन रोड के पास रहने वाला एक लड़का अपने घर के पास अवैध रूप में काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखकर बेचने की फिराक में है। CSP लाटगंज रितेश कुमार शिव सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जो कि पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिससे घेराबंदी कर पकड़ा गया। बता रहे डीजल डीजल डीजे बज रहा है कहाँ फोन लाटगंज थाना तक डीजल की कार्रवाई थी, क्या मामला था? लाटगंज पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से डीजल रखे हुए है और बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर पेट्रोलिंग के द्वारा जब चेक किया गया तो एक युवक मिला जिसका नाम दीपक सेन बताया। उसके पास लगभग 40 लीटर डीजल मिला था। उसके पास इस संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इस सूचना पर थाना लाटगंज में धारा 285 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उक्त डीजल को जब्त किया गया। ये कहाँ पर बेच रहा था ये? ये उजारपुरवा क्षेत्र में लाटगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत